नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लॉज नंबर 1 ऑफ द आर्टिकल 15, जो कि ये कहती है कि स्टेट जो है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी अपने सिटीजन्स के साथ ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। इसमें दोस्तों केस लॉ है हमारे पास नैन सुख्तास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1953। इस केस लॉ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था एक ऐसे कानून को जो कि इलेक्शन की इजाज़त देता है, इलेक्शन की परमिशन देता है कास्ट या रिलीजन बेस पर। वो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये जो आर्टिकल 15 है उसको वायलेट करता है, इसलिए ये जो लॉ है वो सही नहीं है। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों ए क्रैकनर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1952। इसमें दोस्तों कोर्ट ने ये कहा था कि अगर इसी तरह का कोई कानून है जो कि किसी प्रोप्राइटरस यानी कि कोई ऐसी जो मालिक है औरत जो है, अगर उसको होल्ड करने से रोकता है, अपनी जो प्रॉपर्टी उसको होल्ड करने से रोकता है या उसको एंजॉय करने से रोकता है, तो वो जो है वो आर्टिकल 15 के अंडर एक डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों संगर उमर रानवल वर्सेस स्टेट AIR 1952। इसमें दोस्तों ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसा कानून जो कि किसी कम्युनिटी की जो मूवमेंट है उसको रोकता है, कैसे, जैसे कि पुलिस स्टेशन में उनको जाना पड़ता हो और वहाँ अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती हो और उसकी वजह से वो कहीं और ना जा सकते हो या अपना काम काज जो हो नहीं कर सकते हो, उसको भी उन्होंने कहा था कि ये वायलेशन है आर्टिकल 15 की ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। नेक्स्ट केस रहा दोस्तों SK हुसैन शेख मोहम्मद रेफरेंस AIR 1951। इसमें दोस्तों क्या था कि ओल्ड ऑफेंडर से लेकर केस था, यानी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है जिनका, और इसमें प्रोविज़न ये थी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो कि ग्रेटर बॉम्बे के अंदर पैदा हुए हैं या जिनकी प्लेस ऑफ बर्थ ग्रेटर बॉम्बे है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा था और जो आउटसाइड ग्रेटर बॉम्बे थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था। तो इसमें कहा गया कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये प्लेस ऑफ बर्थ पर है। नेक्स्ट केस है दोस्तों अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2008, जिसमें ये कहा गया था कि भाई अगर किसी प्रेमिसेस या किसी एरिए में कहीं लीकर जो शराब सर्व की जा रही हो तो वहाँ वुमेन को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये हेल्ड किया गया कि भाई ये भी जो एक वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि किसी का लिंग या सेक्स जो है उसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और जहाँ तक दोस्तों सेक्स की बात है यानी लिंग की बात है, तो इसमें ट्रांसजेंडर भी आते हैं, यानी मेल फीमेल तो आएंगे, ट्रांसजेंडर भी आएंगे, विपरीत लिंग प्रदर्शक व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि ये डिसाइड किया गया था एक केस लॉ में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। नेक्स्ट है दोस्तों DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत 1955। इसमें कहा गया था कि वो कानून जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस, वो आर्टिकल 15 को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर रेजिडेंस की बात नहीं की गई है, वहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ की बात की गई है। तो रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ में डिफरेंस है। बट इन प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो ठीक है कि हम इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते कि जब रेजिडेंस के बेस पर अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो हमारा देश है उसकी जो इंटीग्रिटी है, अखंडता है, उसको भी डिवाइड करता है, क्योंकि आपका रेजिडेंस एक विशेष जगह में है, इसलिए आपको जो छूट दी जाएगी किसी भी तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी और जगह में, और अगर आप उससे बाहर हैं तो आपको वो छूट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों इंडियन यंग लॉयर, जो कि सबरीमाला टेम्पल जो कि इशू शायद अगर आपने नोटिस किया हो बहुत चर्चा में रहा था, उससे लेकर है। यहाँ पर भी 10 साल से लेके 50 साल तक की जो औरतें हैं उनको अयप्पा एक उनके भगवान हैं, वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए जाने नहीं दिया जाता था। और कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है वो बायोलॉजिकली या एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भी वायलेशन माना गया आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 2, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे वेल्स, कुएँ हैं, टैंक्स हैं, रोड्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, शॉप्स हैं, इन सब में जो एक्सेस होगी जनरल पब्लिक की और उनके साथ किसी भी तरह का इन जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जो कि सेक्स, रिलीजन, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ इन सब चीज़ों के आधार पर हो, वो वहाँ पर उनके साथ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों केस लो हमारे पास अनुमुगम सिरवई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रैक्टिस जो कि शॉप्स पे की जाती थी, जहाँ पर कि हाई क्लास के लोगों के लिए टम्बलर या जो गिलास होते हैं बड़े वाले वो अलग से होते थे, और जो लो क्लास लोग होते हैं या लो कास्ट जो लोग होते हैं उनके लिए अलग से टम्बलर या ग्लास जो रखे जाते थे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो प्रैक्टिस है दिस इज़ वेरी मच वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों इसमें यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। इसमें दोस्तों जुडिशरी ने सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो था उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। जुडिशरी ने कहा था कि भाई अडल्ट्री जो है जहाँ पर सिर्फ मेल को ही सज़ा होती है, फीमेल अगर उस क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको सज़ा नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो रीज़न है वो जेंडर बेस्ड नहीं है, इसमें कुछ और भी कारण हैं जिसके लिए कि इस सेक्शन के अंदर
जो है वो प्रोविज़न डाली गई है कि औरत जो है अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व होती है एडल्ट्री, तो उसको जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बट इन 2018 जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज़ उल्टा दी गई और इसमें कहा गया कि भाई ये जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट द मेल, यानी कि यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है और ये जो है वो अगेंस्ट द मेल है, जहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलती है और औरत या जो फीमेल है जो कि उसके साथ क्राइम में इन्वॉल्व होती है उसको पनिशमेंट नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए इस सेक्शन यानी 497 सेक्शन जो है आईपीसी के उसको स्ट्रक डाउन या उसको इनवैलिड घोषित या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। एक और केस लॉ है दोस्तों, डैनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोविज़न है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 वो वायलेट नहीं करती हैं आर्टिकल 15 को। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 3। इस क्लॉज के अंदर दोस्तों जो स्पेशल प्रोविज़न है वो वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर बात की गई है कि भाई उनकी बेटरमेंट के लिए जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए बना सकती है। हालांकि जो पहली 2 प्रोविज़न है उसमें ये कहा गया कि किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए सेक्स के बेस पर यानी जेंडर बेस पर। एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन जो है दोस्तों वुमेन के लिए वो भी इस क्लोज के अंडर की जा सकती है, क्योंकि ये जो हमारे पास क्लोज है इसका इम्पैक्ट बहुत वाइड है। जब हम ये कहते हैं कि वही स्पेशल प्रोविज़न बनाई जा सकती हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, तो फिर स्पेशल प्रोविज़न किसी भी तरह की हो सकती है, उसमें रिजर्वेशन भी एक जो एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों रघुवंश सिंह सौदागर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1972। इसमें कहा गया था कि किसी मेल जेल में वुमेन को वार्डन जो है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये जो है उसकी जो पोजीशन या कंडीशन होगी वहाँ पर उसके लिए जो नुकसानदेह है या हानिकारक या वो उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और इसको अपहेल्ड किया डिसीजन को कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो लॉ है ये जो प्रोविज़न है वो सही है। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीबी विजय कुमार 1995। इसमें कहा गया था कि भाई जो रिजर्वेशन है जॉब में वो जो है वो इस क्लोज के अंडर प्रोवाइड करवाई जा सकती है। हालांकि जो रिजर्वेशन है जॉब में वो आर्टिकल 16 का टॉपिक है, बट इसके अंडर भी ये प्रोवाइड करवाई जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका स्कोप जो है क्लोज का वो बहुत वाइड है। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों राजेश कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2005। इसमें कहा गया है कि 50% रिजर्वेशन जो है वुमेन को दी जा सकती है एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। और कोर्ट ने दोस्तों इस कानून को या लॉ को अपहेल्ड किया और कहा कि भाई ये सही है, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट एंड इट कवर अंडर द आर्टिकल 15 क्लॉज 3। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 4, जिसको कि ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। और इसको ऐड करने के लिए जो केस लॉ था, जो कारण बना, वो था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरेराजन 1951। इस क्लॉज के अंडर दोस्तों जो प्रोविज़न है वो बनाई गई है कि भाई स्टेट जो है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और जो SC ST हैं उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकती है। जहाँ तक बात है दोस्तों स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरेराजन 1951 केस लॉ की, तो उसमें क्या था कि मद्रास गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई थी और ये जो पॉलिसी बनी थी वो रिलीजन, रेस और कास्ट के बेस पर थी, जिसको कि कोर्ट ने कहा कि भाई ये सही नहीं है, ये वायलेशन है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट ने कहा कि भाई हम जो ये कर रहे हैं वो आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, जिसमें कि कहा गया है कि भाई सबके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा स्टेट को, सब सोसाइटी के लिए, तो हमने तो उसको मद्देनजर रखते हुए की है। तो उस पर कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं है। आप किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट ये कहते हुए नहीं कर सकते हो कि भाई देखिए मैंने ये फंडामेंटल राइट वायलेट इसलिए किया क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट को ऐसा कहा गया कि भाई देखिए आपको ये सब करना चाहिए। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो तालमेल बना के तो चल सकते हैं फंडामेंटल राइट के साथ, बट वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करके जो है सर्वाइव नहीं कर सकते या अपना जो मोटिव है उनको फुलफिल नहीं कर सकते। एक और बात है दोस्तों इस क्लोज की कि ये जो क्लोज है वो इनेबलिंग क्लोज है। इनेबलिंग क्लॉज क्या होता है? इनेबलिंग क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसके अंडर की कुछ जो किया जा सकता हो डिस्क्रिशनल। स्टेट अगर चाहे कि भाई सोशली इकोनॉमिकल या SC ST जो हैं वो कुछ डिप्राइव्ड हैं या उनका जो एक जो सिस्टम में जो उनका जो उनका एक व्यू पॉइंट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बना सकती है, तो उसे कहा जाता है इनेबलिंग प्रोविज़न। यानी ये इनेबल करती है स्टेट को कि वो कर सकती है, मैंडेटरी इसमें कुछ भी नहीं है। इसी क्लॉज के अंदर दोस्तों जो और कुछ क्वेश्चन जो है रिजर्वेशन को लेकर राइज होते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको आप तय कैसे करेंगे कि ये बैकवर्ड क्लासेस हैं। और दूसरी बात है कि भाई जो आप रिजर्वेशन देंगे उसका क्वांटम क्या होगा, यानी कितनी रिजर्वेशन उनको दी जाएगी, तो ये भी एक सवाल है जिसको कि डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको हम डिटरमाइन कैसे करें। जहाँ तक बात है दोस्तों SC ST, ये SC ST क्या है, कौन है, तो इनको तो आर्टिकल 366 क्लॉज 24 और 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है।
पर जो बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन है या बैकवर्ड क्लास कौन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि आर्टिकल 340 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बताया गया है कि एक कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाएगा जो कि ये तय करेगा कि कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, और उनसे रिलेटेड कुछ और मैटर भी हो सकते हैं जो कि वो करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये 2 टाइम पर किया भी है। पहला जो कमीशन उन्होंने अपॉइंट किया था काका केलकर कमीशन, और दूसरा जो था वो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों, इन 2 कमीशन के आने के बावजूद भी जो बैकवर्ड क्लास की जो सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन है उसको तय कर पाना इतना आसान नहीं है। अभी भी ये कन्फ्यूज़न बरकरार है और कई स्टेट जो है इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है वो करती रहती हैं, और हर स्टेट में ये अलग अलग तरह से है। तो इसको डिसाइड कर पाना या इसको डिटरमाइन कर पाना इतना भी आसान नहीं है कि कौन भाई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और कौन नहीं। केस लॉ है दोस्तों इस क्लॉज के अंडर हमारे पास M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई किसी ग्रुप ऑफ पर्सन की कास्ट जो है वो सोल टेस्ट नहीं हो सकता उनकी बैकवर्डनेस को जांचने के लिए, कि भाई आप कास्ट के बेस पर बैकवर्डनेस तय करो, ये नहीं हो सकता। इस क्लॉज के अंडर जो बैकवर्डनेस है वो सोशली और एजुकेशनली होनी चाहिए। ऑक्यूपेशन यानी कि कोई आदमी करता क्या है और उसकी प्लेस ऑफ हैबिटेशन यहाँ वो रहता है, वो भी एक टेस्ट हो सकता है किसी की बैकवर्डनेस को जांचने का। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों R. चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1964, जिसमें कि ये कहा गया कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन और उनका जो ऑक्यूपेशन है उसके बेस पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों AP वर्सेस USB बलराम, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई अगर कोई एजेंसी या सरकार जो है कोई नेसेसरी डेटा जो है वो इकट्ठा करती है और उससे वो देखती है कि किसी का रहन सहन कैसा है और उसके आधार पर वो बैकवर्डनेस जो है उसको तय कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट ऑफ UP वर्सेस प्रदीप टंडन, जिसमें कि कोर्ट ने हिल एरिया यानी पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों का जो रिजर्वेशन दिया गया था यूपी स्टेट में उसको वैलिड माना। कोर्ट ने कहा कि भाई जो हिल एरिया में रहते हैं वो लोग उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते क्योंकि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत सीमित होते हैं उनके पास, एजुकेशनल टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी बहुत कम होता है वहाँ पर, तो इसलिए वो जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनसे काफ़ी हद तक पिछड़े होते हैं, तो उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों KS जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कि कहा गया कि नाइदर कास्ट नॉर पॉवर्टी, कि ना तो कास्ट और ना ही किसी की गरीबी जो है वो सोल टेस्ट हो सकती है किसी को ये बताने का कि भाई आप बैकवर्ड। इन KC वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1985 में कर्नाटका स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई हमें क्लियर गाइडलाइन दीजिए जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकें कि कौन बैकवर्ड है कौन बैकवर्ड नहीं है। तो उस पर कोर्ट की जो जजमेंट आई वो भी 5 जजेस ने दी थी और वो अलग अलग व्यू था उनका, तो वहाँ पर भी वो मैटर सॉल्व नहीं हो सका। अगेन दोस्तों इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, उसमें इस चीज़ को थोड़ा डिटरमाइन किया गया। हालांकि ये जो केस था वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पर था। यहाँ पर जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसके आधार पर ही जो बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है उसको डिटरमाइन किया गया। उन्होंने अलग अलग पैमाने बनाए जिसमें कि कास्ट जो था उनका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था। हालांकि कास्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि ये भाई सोलली कोई ऐसा टेस्ट नहीं हो सकता, पर इसमें जो मंडल कमीशन था इसमें कास्ट जो थी बहुत मेन फैक्टर था। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर थे, उस पर उन्होंने पॉइंट वाइज उसको एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद जो जिस पॉइंट में थोड़ा कम रहता था उसको उन्होंने बैकवर्ड घोषित कर दिया और जो जिस पॉइंट में ज़्यादा या उसका जो स्तर उन्हें लगता था कि भाई ठीक है उसको उन्होंने बैकवर्ड की कैटेगरी से बाहर किया। तो इस तरह से उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को डिटरमाइन कर दिया मंडल कमीशन ने। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए जो मेन मुद्दा है यहाँ पर किसी को बैकवर्ड घोषित करने का, उसमें यही बात ध्यान में रखिएगा कि आपको पूरी क्लास, पूरे सिटीजन, पूरे जितने कास्ट हैं, पूरे जितने भी हमारे पास सिटीजन हैं हमारे, उन सबको इंक्लूड करना है जो भी बैकवर्ड हैं सही मायनों में। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई आदमी जो है जनरल कैटेगरी में पैदा होता है और अडॉप्शन में वो दे दिया जाता है SC ST कैटेगरी को, तो उसको रिजर्वेशन का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। या फिर मैरिज के द्वारा अगर कोई औरत जो है जो जनरल कैटेगरी की है और वो मैरिज करती है SC ST कैटेगरी में या OBC में, तो वहाँ भी उसके लिए जो बेनिफिट है रिजर्वेशन के वो नहीं होंगे। ये हेल्ड किया गया था वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी 1996 और मीरा कांवरिया वर्सेस सुनीता 2006। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में ही डिसाइड किया गया था कि भाई ये जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ये सिर्फ OBC के लिए है, यानी जो क्रीमी लेयर है वो हम OBC में ही मेंटेन करेंगे, जो OBC में ही मानेंगे। SC ST जो है उनमें हम क्रीमी लेयर को नहीं मानते, यानी वो लोग जो कि OBC में हैं पर काफ़ी अच्छे हैं या जो क्लास 1 ऑफिसर हैं उनको रिजर्वेशन नहीं होगी, पर SC ST में ये जो क्रीमी लेयर का फॉर्मूला वो नहीं काम करे। हालांकि जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता
2018 रीसेंट जजमेंट है दोस्तों। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई जो क्रीमी लेयर है वो SC ST के लिए होगी। कौन से केसेस में? सिर्फ प्रमोशन के केसेस में। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ, प्रमोशन के केसेस में जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो SC ST के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो रिजर्वेशन है वो स्टेट वाइज या यूटी वाइज ही प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि एक स्टेट में अगर आप रिजर्वेशन के अंडर आते हैं और अगर आप दूसरी स्टेट को माइग्रेट करते हैं तो वहाँ पर आप वो बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते अगर आपका नाम वहाँ रिजर्वेशन पाने वाली कैटेगरीज या क्लासेस में नहीं आता है तो। और दोस्तों रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मंडल कमीशन केस में ये तय किया गया था। हालांकि टेक्निकली इसको देखा जाए तो ये 49.5 है, पर राउंड फिगर में इसको 50% बोला जाता है। और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, यानी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि बहुत ही एक्सट्रीम हो, उसमें इसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है अगेन, पर ये होगा बहुत ही रेयर केसेस में। सिंगल पोस्ट को रिजर्व नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए अगर किसी डिपार्टमेंट में सिंगल पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली है तो उसको आप रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो रिजर्वेशन है वो 100% हो जाएगी और 50% का जो फॉर्मूला है आपके पास वो जो है वो वायलेट हो जाएगा। ये हेल्ड किया गया था चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1988। और दोस्तों जो 50% का रिजर्वेशन है सिर्फ उन कैटेगरी के लिए होगा जो उस कैटेगरी में अप्लाई करती हैं। अगर मान लीजिए आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया है और जनरल में आपका नंबर आ गया है तो फिर आपके लिए वो रिजर्वेशन का फॉर्मूला नहीं है। आप जो है वो जनरल कैटेगरी में ही अपनी जगह बनाएंगे। और दोस्तों जो रिजर्वेशन है जो 50% की, वो किसी भी तरह की रिलैक्सेशन, एग्जेम्पशन या कंसेशन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। यानी कि रिजर्वेशन अपनी जगह है 50% और अगर किसी तरह का कोई कंसेशन, कोई रिलैक्सेशन दिया जाता है, एग्जेम्पशन दी जाती है तो वो अलग से काम करे। और दोस्तों अगर कोई सीट SC के लिए रिजर्व की गई है और SC कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो जो है वो ट्रांसफ़र किसे होगी? ST कैंडिडेट को। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को वो नहीं मिलेगी। इसी तरह से वाइस वर्सा होगा। यानी कि SC अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उसकी सीट चली जाएगी ST को, और ST कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है तो उसकी सीट चली जाएगी SC को। तो ये आपस में ही सीटें इनको मिलेंगी, जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगी। ये डिसाइड किया था सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ वर्सेस कुलदीप सिंह 1997। और दोस्तों आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2 की। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे बात की गई है 1, 2 में कि भाई ठीक है इक्वालिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और 4 में आपने कह दिया कि भाई स्पेशल प्रोविज़न बनाई जा सकती है, रिजर्वेशन दी जा सकती है, तो उसको एक्सेप्शन ना माना जाए 15 1 और 2 की। क्यों? क्योंकि देखिए जो इक्वालिटी की बात 15 1 2 में की गई है उस इक्वालिटी को ही मेंटेन करने के लिए जो 15 4 जो है उसको रखा गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये किसको सर्व कर रहा है 15 4, 15 1 और 2 को, तो इसलिए ये उसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता। ये हेल्ड किया गया था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस 1976, अखिल भारतीय शोषित रेलवे कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मंडल कमीशन केस। इन तीनों केसेस में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1999। इसमें दोस्तों कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था एक ऐसे रिजर्वेशन प्रोसीजर में जिसमें कि SC ST और सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस थी इन सब के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उनको बहुत लो कर दिया। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं खासकर मेडिकल इंजीनियरिंग के, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स लो करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इनकम्पिटेंट आदमी आ जाएंगे। पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में 2000 में अमेंडमेंट कर दी गई थी और जिसमें कि आर्टिकल 335 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ अमेंडमेंट की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर स्टैंडर्ड ऑफ एवेल्यूएशन जो है वो SC और ST के लिए किसी भी हद तक उसको रिलैक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों केस लॉ निशी माघू वर्सेस स्टेट ऑफ J&K 1980, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर किसी स्टेट में कोई रीजनल इम्बैलेंस है, यानी कि असमानता है लोगों के बीच में, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, या कोई गरीब या तबका, जिस तरह से कोई भी बैकवर्डनेस है, तो उसके लिए आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। शर्त है कि आप उसके लिए पूरा सर्वे करें, पूरा डेटा जो है आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप ये कदम उठाएं। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में आके ये ग्राउंड लें कि भाई देखिए जो हमने किया है वो तो रीजनल इम्बैलेंस जो है, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको बनाने के लिए किया है, पर आपके पास ना तो कोई इसको लेकर डेटा है, ना कोई फिगर है, ना आपने कोई सर्वे करवाया है जिससे कि आप ये तय कर सकें कि कौन सा पार्ट जो है वो कम डेवलप्ड है और कौन सा ज़्यादा पार्ट जो है डेवलप है, कहाँ पर रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर कम ज़रूरत है। और इसी केस में दोस्तों जो इंटरव्यू होते हैं सिलेक्शन के लिए, कि भाई अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए जो कि सिर्फ आपने 4 मिनट के लिए हेल्ड किया है और उसी के बेस पर उस आदमी की सिलेक्शन हो जाती है, तो ये भी जो चीज़ है वो ठीक नहीं है। अगेन दोस्तों अजय हसिया वर्सेस
खालिद मुजिब सेहरावर्दी, जिसमें कि कोर्ट ने जो रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है उसको वैलिड माना। पर कोर्ट ने कहा कि भाई जो इंटरव्यू है इसमें जो मार्क्स हैं आप जो लगाएंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर वो आर्बिट्रेरी होगा, अनरीजनेबल होगा और उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 5 ऑफ आर्टिकल 15, जिसको कि ऐड किया गया था 19 अमेंडमेंट 2006, और इसको ऐड करने के लिए जो केस था, जो रीज़न बना वो था PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि स्टेट जो है वो किसी तरह का कोटा या रिजर्वेशन जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो माइनॉरिटी के हों चाहे नॉन माइनॉरिटी। इस क्लॉज को ऐड करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया जिसे कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन 2006 के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में ये एक्ट जो बनाया था और ये जो क्लॉज डाली थी 5, इन दोनों को चैलेंज किया गया, पर कोर्ट ने इसको नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये दोनों जो हैं वो वैलिड हैं। इन PB इंदरसन 2 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 50% जो है वो क्वालिफाइंग है, तो जो OBC होगा उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 45% होंगे। उतनी रिलैक्सेशन OBC को मिल सकती है, यानी 10% रिलैक्सेशन। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 6 ऑफ आर्टिकल 15, जिसको कि ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 इन 2019, यानी रिसेंटली ऐड की गई, जिसमें कि दोस्तों स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। ये जो सेक्शन होंगी वो क्लॉज 4 और 5 जो है आर्टिकल 15 की उससे बाहर, यानी उसके अंडर जो क्लासेस हैं या जो सेक्शन है सोसाइटी उनको नहीं दिया जाएगा, उससे अलग दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में ज़्यादातर ये बेनिफिट उनको ही मिलेगा। जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, यानी कि जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर सेक्शन हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनको रिजर्वेशन जो दी जाएगी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी होगी और अनएडेड या एडेड जो भी हैं सरकार के द्वारा उनमें भी होगी, यानी कुल मिला के हर जगह लगभग उनको रिजर्वेशन मिलेगी। और ये जो रिजर्वेशन है दोस्तों हमारे पास जो ऑलरेडी 50 या 50% रिजर्वेशन है उससे अलग होगी, यानी 50 या टेक्निकली जिसे कहा जाए 49.5 प्लस 10%, तो ये हो गया आपके पास 59.5। टेक्निकली इसको इतना ही कहा जाएगा, हालांकि राउंड फिगर में इसको 60%। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 60%, 60% जो रिजर्वेशन है आज के दौर में हमारे पास इंडिया में है। नो दोस्तों, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन सी हैं, ये जो है वो स्टेट बाय स्टेट डिसाइड किया जाएगा और स्टेट ही इसको नोटिफाई करेगी। और इसके लिए आधार बनाया जाएगा फैमिली इनकम को, कि फैमिली या पारिवारिक आमदन है या उसका जो कितनी वो कमाई करता है कोई परिवार, या फिर कोई और जो इकोनॉमिक इंडिकेशन हो सकते हैं जो कि उनके लिए डिसएडवांटेज हों, जिसके आधार पर उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन डिसाइड किया जा सकता है। जैसे कि भाई आपके पास फ्रिज है, भाई आपके पास कार है, भाई आपके पास और लग्जरी आइटम है या नहीं है, तो उसके आधार पर उनको डिसाइड किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ द रिजर्वेशन दोस्तों ये रहा है कि बहुत कन्फ्यूजिंग है। स्टेट वाइज दी जाती है, यूटी वाइज दी जाती है, तो उसमें कई चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कई एक्सक्लूड की जाती हैं, बहुत सारी लिटिगेशन हो चुकी है, कई चीज़ें जो अभी भी अनडिसाइडेड हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजिंग है और बहुत डिस्प्यूटिव भी है, पर इसका फ़ायदा, जिसका बेनिफिट जो है वो उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिला है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है। तो ये जो है एक तरह से इसका बेनिफिट भी है, पर अभी इसमें बहुत सारे सुधार की भी गुंजाइश है। थैंक यू वेरी मच।